हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। ये हमारा चैप्टर 6 है जो एक्सचेंज के विषय के बारे में बात करता है कि हम एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्सचेंज की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। 118 डेफिनेशन क्या कहती है। विनिमय की डेफिनेशन है कि एक्सचेंज की डेफिनेशन। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज है जब दो व्यक्ति, यानी कि क्लियर है, दो व्यक्ति हैं। जब दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व, यानी कि दो व्यक्ति किसी एक चीज़ की ओनरशिप को किसी अन्य चीज़ के ओनरशिप के लिए, यानी कि एक चीज़ के ओनरशिप को तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी अन्य चीज़ की ओनरशिप के लिए, यानी कि अदला बदली हो रही है। एक्सचेंज तो भी होता है, क्लियर सी बात है, लेकिन डेफिनेशन समझनी है हमें। जब दो व्यक्ति आपस में एक चीज़ के स्वामित्व को किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना, आपस में म्यूचुअली आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि जब दो व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति किसी चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से केवल कोई धन नहीं है। यानी कि क्लियर सी बात है, दोनों में से, यानी कि दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक सामने वाला कर रहा है, एक अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ केवल धन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही हो, दूसरी साइड से कोई पैसा दे रहा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा एक्सचेंज में। एक्सचेंज की सीधी सीधी डेफिनेशन में क्लियर कह दिया है कि एक चीज़ पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्लियर क्यों कह रहा है? पैसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि यदि एक साइड से पैसा हो गया और दूसरी साइड से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो ये भाई सेल बन जाएगा, ये विक्रय हो जाता है। विक्रय क्या आता है? विक्रय में यही तो होता है, सामने वाला पैसा देता है और आप कुछ चीज़ दे देते हो, तो ये विक्रय तो हो गया, बेचना हो गया सामने वाले को। तो इसे बेचना नहीं करना है भाई, हमें बेचने के लिए अलग सेक्शन है। तो हम सिर्फ एक्सचेंज समझ रहे हैं। एक्सचेंज में किसी एक चीज़ में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, दूसरी साइड से कोई धन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सी बात समझ ली। जिन दोनों चीज़ों में से कोई केवल धन नहीं होना चाहिए या फिर दोनों चीज़ें धन हो, एक कोई पैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो टोटल दोनों ही धन हो, दोनों ही पैसे हो, मनी हो, दूसरा पैसा दे रहा है, दूसरी साइड से पैसा दे रहा है, तो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस तरह से एक्सचेंज कहा जा सकता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन। तब वह संव्यवहार, तब ऐसे लेन देन को हम क्या कहते हैं? विनिमय, यानी कि एक्सचेंज कहा जाता है। संव्यवहार, ट्रांजैक्शन, लेन देन, ये सब उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो आप इसको समझ के थोड़ा पढ़िएगा, वर्डों को हर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो समझ नहीं आता है। ठीक है, सेकंड पैरा में चलते हैं। ये क्या कहता है? विनिमय को पूर्ण करने के लिए, यानी कि किसी भी एक्सचेंज को पूरा करने के लिए संपत्ति के ट्रांसफ़र केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि संपत्ति के विक्रय के द्वारा विक्रय के अंतरण के लिए उपबंधित किया गया हो। यानी कि जिस प्रकार से किसी विक्रय के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, जो सेल हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में, जो सेल के लिए प्रोविज़न है वही प्रोविज़न यहाँ भी विनिमय एक्सचेंज को लागू हो जाएंगे। क्लियर सेकंड पैरा में कह दिया है कि विनिमय को पूर्ण करने के लिए, किसी भी एक्सचेंज को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का ट्रांसफ़र केवल इस प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि संपत्ति के विक्रय के द्वारा अंतरण के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, उपबंधित हैं, यानी कि प्रोविज़न दिए हैं। तो ये हमारा सेक्शन क्लियर हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल दो व्यक्ति हैं, एक अपनी ओनरशिप दे रहा है दूसरे की ओनरशिप लेने के लिए, आपस में परस्पर ट्रांसफ़र करते हैं, वही एक क्या हो गया, वही क्या होता है? एक्सचेंज होता है। दोनों में से कोई केवल एक साइड से कोई चीज़ और एक साइड से धन नहीं होना चाहिए। या तो दोनों ही धन हो या फिर दोनों ही चीज़ें हों। एक साइड चीज़ है, एक साइड पैसे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है और किस चीज़ का नहीं हो सकता है, उसको समझेंगे। पहले कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को समझ लीजिए। जैसे कि कोई, जिसका मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था कि चीज़ के बदले में चीज़ और पैसे के बदले में पैसे तो हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। धन के लिए, किसी पैसे के लिए स्वामित्व का अंतरण क्या होता है? तुमने क्या किया? अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। तो वो क्या होगा? वो विक्रय होता है भाई। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना विक्रय की, मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो भी बता दूंगा। पैसे के लिए
किसी स्वामित्व का अंतरण करते हो, यानी कि किसी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो क्या होता है, वो विक्रय कहलाता है। धन क्या है यहाँ, धन यहाँ पे प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, ठीक है। और यदि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र तो की, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र के साथ में आपने कोई धन नहीं लिया, बिना प्रतिफल के है भाई, फ्री में आपने कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो वो दान होता है, दान होता है, ठीक है। और यदि संपत्ति का अंतरण आपने किया अन्य संपत्ति के स्वामित्व के लिए, आपने अपनी संपत्ति दे दी किसी दूसरे की ओनरशिप लेने के लिए, तो यही एक के लिए प्रतिफल होगा। इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी इसकी प्रॉपर्टी के लेने के लिए, इसकी ओनरशिप लेने के लिए, तो इसकी ओनरशिप इसके लिए कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए इसका कंसिडरेशन होगा कि नहीं। तो वही चीज़ है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का जो प्रॉफिट है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, वही प्रतिफल होगा। तो ये हम समझ गए यहाँ पे कि यदि धन का ट्रांसफ़र होता है, वो पैसे के लिए किसी ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, तो वो बन जाता है विक्रय। और यदि बिना प्रतिफल के, और यदि बिना प्रतिफल यानी कि बिना मनी के, बिना पैसे के अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो वो दान बन जाता है भाई, ठीक है। दान भी अगर पढ़ना हो तो वो भी बता देना, मैं दान भी समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो ये हमारा प्रॉपर मैटर क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए प्रतिफल होता है, ये आप समझ गए। एक की ओनरशिप मिलेगी हमें, अपन एक अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या होता है, यही हमारे लिए दूसरे की ओनरशिप हमें मिलती है, तो वही एक तो क्या होता है, हमारे लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। तो ये हमारा हो गया। सेक्शन 119 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, जो कहता है विनिमय। विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, एक्सचेंज से प्राप्त चीज़, एक्सचेंज में जो आपने प्राप्त किया सामने वाली पार्टी से, उस प्रॉपर्टी से आप वंचित हो गए हो, तो उस पक्षकार के अधिकार तो बता दो हमें जो वंचित हो गया है। जैसे कि इसने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, एक्सचेंज की, और इसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दी, लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज तो की आपको, लेकिन भाई उसके हक में त्रुटि है, यानी कि उसका टाइटल डिफेक्टेड है, ओनरशिप उसके पास नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके ये उस प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन ओनर था, इसने उस प्रॉपर्टी को आपको एक्सचेंज कर दिया, और आपने एक्सचेंज में अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी, और सामने वाले से ले ली, और बाई चांस वो प्रॉपर्टी किसी और की निकली, थर्ड पर्सन की निकली, मान ले एच की निकली, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगने आया आपके पास, बी के पास, कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दो, तो वापस ले गया, तो भाई ये तो वंचित हो गया ना, ये भाई साहब वंचित हो गए, इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो अब इनके कुछ अधिकार राइट माइट होंगे कि नहीं होंगे। वही ये सेक्शन कहता है 119 कि इन भाई साहब के अधिकार डिसाइड हो रहे हैं ये सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि विनिमय का कोई पक्षकार, विनिमय का कोई पक्षकार यानी कि एक्सचेंज का कोई पार्टी, या फिर ऐसे पक्षकार से, विनिमय का कोई पक्षकार हम ले लेते हैं बी को, ठीक है। विनिमय का कोई पक्षकार ऐसे पक्षकार से, ऐसे मतलब कि इन भाई साहब से जिसमें के हक में त्रुटि है, उसका टाइटल डिफेक्टेड है, व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, या तो इसने या फिर इससे जिस व्यक्ति से अधिकार डिराइव हुआ है, मिला है, इसने प्रॉपर्टी बेच दी थी अपनी, बाई चांस मान लेते हैं, और इस प्रॉब्लम हुई, अब इसको अब डिफेक्टेड टाइटल पता चल गया कि भाई डिफेक्टेड टाइटल है, ये थर्ड पर्सन मांगने आ गया, तो इसकी भी बात की जा रही है। इनको सेव कर रहा है, इनको सेव कर रहा है, इनको, ये तीन लोगों को सेव करती है यह सेक्शन, ठीक है। तो इसकी बात हो गई, ये हमने क्लियरली देख लिया। यदि विनिमय का कोई पक्षकार, ऐसे पक्षकार से मतलब कि ए से, और व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, व्युत्पन्न मतलब कि जैसे अधिकार मिला है, जैसे कि बी से संपत्ति खरीदी है भाई बंदे ने, तो उसको अधिकार मिल जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। थर्ड कहता है अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, भाई बी के अधीन कोई दावा, बाई चांस ये मर जाता है भाई, टपक गया, तो उसका फैमिली मेम्बर भी तो आएंगे, इसके गार्जियन वगैरह आएंगे, इसकी जगह जो इसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी जगह आएंगे तो मैदान में, तो बी की मृत्यु के बाद जो भी मेंबर आएगा वो भी केस करेगा कि भाई डिफेक्टेड था हमारे भाई का टाइटल, बाई चांस इसको भाई मान लेते हैं, तो ये बोलेगा भाई जो टाइटल है वो डिफेक्टेड निकला है, तो अब मेरे को प्रॉपर्टी वापस चाहिए, यहाँ पर मेरे को क्या अधिकार है मेरे बताइए, ठीक है। अधीन दावा करने वाला, दूसरे पक्षकार के हक में त्रुटि के कारण, दूसरा पक्षकार मतलब कि इन भाई साहब की जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है, ऑनर है नहीं है भाई साहब, लेकिन आपको एक्सचेंज कर दी भाई साहब ने, तो प्रॉब्लम यही हुई कि दूसरे पक्षकार के हक में त्रुटि हो गई, और उस कारण से ये भाई साहब वंचित हो गए। उस चीज़ मतलब कि जो आपने घर एक्सचेंज किया था, कोई कार एक्सचेंज की होगी, तो वो चीज़, या फिर उस चीज़ के भाग, कोई एक पार्टिकुलर भाग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पूरी प्रॉपर्टी, उसका एक, जैसे कि कोई आंगन था, कोई एक दूसरा कमरा था, कोई पूरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसका कोई भाग भी हो सकता है, जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है। किसने प्राप्त की है? बी ने
या फिर जिसको उसने बेच दी उसने, या फिर जिसकी मृत्यु के बाद जिसको मिली है उसने, ठीक है, प्राप्त की है, वंचित हो जाता है। ये तीनों लोग वंचित हो जाते हैं इसके लफड़े के चक्कर में। इसने सामने वाले को धोखा देने के चक्कर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी डिफेक्टिव टाइटल के साथ में, ठीक है, वंचित हो जाता है। लेकिन ये वाली रेड वाली लाइन को याद रखना भाई, जब तक तत्प्रतिकूल, जब तक कि विनिमय के निबंधनों को तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो, मतलब कि दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं कर लिया हो कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम पल्ला झाड़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो ज़्यादातर ये होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर होगी भी तो इस तरह की वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तभी ये सेक्शन काम करता है, ठीक है। ऐसा दूसरा पक्षकार, मतलब कि ये भाई साहब त्रुटि वाले, ऐसे दूसरा पक्षकार उसके प्रति मतलब कि बी, उसके प्रति या फिर उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा, मतलब कि इसको ड्राइव हुआ है, अधिकार व्युत्पन्न हुआ है, और थर्ड पर्सन है अधीन दावा करने वाला, यानी कि इसकी डेथ के बाद जो दावा करेगा, क्लेम करेगा, इसकी जगह पर जो क्लेम तो करेगा ना, दावा तो मांगेगा ना प्रॉपर्टी अपनी वापस, तो ये इसके फैमिली मेम्बर हो जाएंगे। दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति कौन? ऐसा पक्षकार, यानी कि ये इसकी जिम्मेदारियाँ बनेंगी कुछ, समझो, उस हानि के लिए जो वंचित व्यक्ति को हुई है के लिए तत्द्वारा हुई दायी है। भाई इसकी जिम्मेदारी बनेगी किसकी? दूसरे पक्षकार की। दूसरा पक्षकार कौन है? ए, ये भाई साहब हैं, इनकी जिम्मेदारी बनेगी यदि ये वंचित हो जाते हैं तुम्हारे डिफेक्टिव टाइटल के कारण, तो आपको दायी है। आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाले को या तो क्षतिपूर्ति दे दो, उसको नुकसान ही दे दो, या फिर उसको जो प्रॉपर्टी दी थी उसको वापस दे दो। आगे देखते हैं क्या है। अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर, वंचित कौन हुआ? ये भाई तीनों वंचित हुए हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों वंचित। इनके विकल्प पर अन्य उस अंतरित चीज़, मकान, ठीक है, अंतरित चीज़ को लौटाने के लिए दायी है। कौन? ये भाई साहब। चलो लौटाओ भाई, तुमने तो ले ली हमसे चीज़, लेकिन अपनी कोई डिफेक्टेड चीज़ पकड़ा दी हमें, ये नहीं चलेगा भाई। क्लियर सी बात है कि यदि आपने हमें डिफेक्टेड पकड़ा दी और हमने आपको अच्छी अच्छी दे दी तो ये नहीं चलेगा, तो हमें हमारी वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी एक्सचेंज करके, हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दो। यहाँ क्लियरली बोलती है लौटाने के लिए दायी है। कौन? इसकी जिम्मेदारी है भाई, इसको लौटानी पड़ेगी, ठीक है। यदि अंतरित चीज़ तब तक, भाई तभी तक लौटाएगा भाई वो, कब तक? समझिए, दूसरे पक्षकार। दूसरा पक्षकार कौन है? ये भाई साहब दूसरा पक्षकार, या फिर उसके विधिक प्रतिनिधि। बाई चांस टपक गया भाई साहब, मर गए, इनके अब छोटा भाई कोई और भी होंगे, माँ बाप जो भी जिंदा होंगे, वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, या तो वो खुद, यहाँ पर उसके घर वाले कोई मेंबर, विधिक प्रतिनिधि, या उसके अप्रतिफल अंतरती। भाई साहब ने क्या किया था? प्रॉपर्टी बेच के निकल गए। बेच के निकल गए मतलब क्या हुआ कि भाई इनने मिली, इनका टाइटल डिफेक्टेड था, इनने अपना पकड़ा दिया इसको, इससे अच्छी वाली इसको मिल गई थी, अच्छी प्रॉपर्टी इसको मिल गई, ये भाई साहब किसी और को दान करके चले गए और टपक गए, मर गए। अब प्रतिफल मतलब कि कंसिडरेशन के बिना, ठीक है, अब प्रतिफल अंतरित के कब्जे में हो, मतलब समझते हैं, जिसे बिना प्रतिफल के आपने ट्रांसफ़र कर दी हो, जैसे कि दान। यदि आपने क्या किया, ये पैसे लेके किया जैसे कि, तो ऐसी अंतरित के वापस ले सकेगा। यदि आपने फ्री में दान सामने वाले को दे दी तो हम वापस ले सकते हैं, ठीक है। किससे लेंगे? थर्ड पर्सन से, जो अंतरित है, जिसने इसने अपनी प्रॉपर्टी जिसको बेची है, बेची मतलब दान में दी है। और यदि बेच देता है बाई चांस, यदि प्रतिफल के द्वारा ली गई है तो वो बोनाफाइड परचेसर हो जाता है। भाई इसने क्या किया? प्रॉपर्टी बेच ही दी सामने वाले को, पी आ जाता है मान लीजिए, इसको प्रॉपर्टी इसने बेच दी अपने, और इसने पैसे दिए हैं बल सामने वाले को, तो क्या हुआ? बोनाफाइड परचेसर हो जाएगा। भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था क्या रट्टा है क्या नहीं है, तो उस व्यक्ति से अब वापस आप नहीं ले पाओगे प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन इन भाई साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये भाई साहब, ये वाले और ये वाले, यह धारा तीनों के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा सेक्शन 119 था, जो कि एक्सचेंज के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि यदि एक्सचेंज में आप कोई चीज़ प्राप्त करते हो और वो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, लेकिन वो दूसरे की गलती के वजह से आप उससे वंचित हो जाते हो,
तो भाई हम वंचित हो गए हैं, हमने तुम्हें अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, तुमने हमें पैसे पकड़ा दी, तो ये नहीं चलेगा भाई। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, हमें जो हमने दी थी, या फिर आपने अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी है या फिर कुछ और कर दिया तो हमें उसका कंपनसेशन चाहिए, यानी कि क्षतिपूर्ति चाहिए, कि जितना हमारा नुकसान हुआ है वो उस हानि को हमें दो। तो भाई ये हमारा क्लियर सेक्शन था 119। मैंने क्लियर बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बता दी है। फिर भी नहीं समझ आए तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने वैसे सारा चीज़ बता दिया है। ये तीनों लोगों के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं इस सेक्शन में। ये भाई साहब का जो प्रॉपर्टी है वो डिफेक्टेड था, टाइटल डिफेक्टेड था। टाइटल डिफेक्टेड किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि ये मैंने बनाया एरो, भाई ये भी समझा देते हैं आपको टाइटल डिफेक्टेड किस तरह से हो सकता है। अदला बदली यानी कि एक्सचेंज किया हमने, कोई उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि संपत्ति के स्वत्व यानी कि टाइटल जो ऑनरशिप है की कमी। डिफेक्टेड टाइटल, भाई वो ऑनर था ही नहीं, कोई ऑनर और था। मान लीजिए ये ऑनर था, इसने एक्सचेंज कर दी किसी व्यक्ति को, तो भाई तुम ऑनर थे ही नहीं, तुम्हारा डिफेक्टेड टाइटल था और आपने किसी और की प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दी, तो भाई वो असली ऑनर है, वो तो मांगेगा ना बाद में आके। तो वही डिफेक्टेड टाइटल होता है। संपत्ति में किसी भौतिक दोस्त हो यानी कि फिजिकल डिफेक्टेड, माने कि कोई प्रॉपर्टी में फिजिकल डिफेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो रेतीली ज़मीन में बनी हुई है, या फिर कोई 25x50 का प्लॉट था लेकिन आपने डॉक्यूमेंट में 25x60 लिखा दिया, यानी कि जो पार्ट था ही नहीं आपके पास, आपने वो भी एक्सचेंज कर दिया, तो वो भी किसी फिजिकल डिफेक्ट में आ सकता है। या फिर कोई अन्य कोई इस पर वो क्या मतलब है कि लीगल कोई इशू चल रहा है, कानूनी कोई कार्रवाई उसमें चल रही है, पेंडिंग चल रही है, हमने उसी प्रॉपर्टी को उठा के एक्सचेंज कर दिया। अब हम सामने वाला जो एक्सचेंज में लेगा उस प्रॉपर्टी को वो लड़ता रहेगा केस में। तो जिस पे किसी प्रकार से पहले से ही केस पेंडिंग है, आपने वो उठा के एक्सचेंज कर दी, तो वो सब ना झेलना पड़े सामने वाली पार्टी को, इसलिए ये सेक्शन डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। भाई लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, ठीक है। तो फिलहाल हम इस सेक्शन पर बात करेंगे। सेक्शन हमारा 120 जो किस बारे में बात करता है, जो बात करता है पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। अधिकार मतलब कि जो अधिकार होंगे आपके, दायित्व मतलब कि आपकी जिम्मेदारी क्या होंगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज तो करते हो, लेकिन जो एक्सचेंज कर रहा है उस व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे, सामने वाली पार्टी की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी उस प्रॉपर्टी के प्रति, तो वो सभी हम यहाँ आज सेक्शन 120 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इसको छोड़कर कुछ भी इस पार्ट में दिया हो उनको छोड़कर, उपबंधित के सिवाय हर पक्षकार यानी कि एक्सचेंज की हर पार्टी उस चीज़ के बारे में जो एक्सचेंज की गई है, जो वह देता है सामने वाले को, विक्रेता के अधिकार रखता है। भाई जो एक्सचेंज करेगा उस वो विक्रेता के अधिकार रखेगा, सीधी बात है। जो एक्सचेंज कर रहा है वो विक्रेता के अधिकार रखेगा, ठीक है। विक्रेता के दायित्व के अधीन होगा, माने कि जो देगा उसके बाद देने वाले जो विक्रेता के अधिकार होंगे और विक्रेता के ही दायित्व होंगे, यानी कि जिम्मेदारियाँ होंगी। अब विक्रेता के दायित्व हमारे कहाँ मिलेंगे, भाई ये आपको मिलेंगे सेक्शन 155 में। सेक्शन 55 में यदि ये वाले अधिकार और लाइबिलिटी आप पढ़ना चाहते हो तो मैं बता देना, कमेंट कर देना, तो स्वयं मैं वीडियो बना दूंगा। कुछ ज़्यादा है नहीं लेकिन बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है। सिर्फ इसको समझ लीजिए, और इसको समझना हो तो आप मेरे को बता देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो व्यक्ति एक्सचेंज करता है उसके अधिकार उसको किसके होंगे, विक्रेता के अधिकार होंगे, और उसके विक्रेता के ही उसके पास दायित्व होंगे, यानी कि जिम्मेदारियाँ होंगी। उस चीज़ के बारे में जो वह लेता है, यानी कि एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी लेता है उसके पास क्रेता के अधिकार होंगे और क्रेता के ही दायित्व होंगे। सीधी सीधी बात है। जो एक्सचेंज में प्रॉपर्टी देता है उसके पास विक्रेता के अधिकार और दायित्व होंगे, और जो एक्सचेंज में प्रॉपर्टी लेता है उसके पास क्रेता के अधिकार और दायित्व होंगे। ये सिंपल सा छोटा सा सेक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, जो देगा उसके पास विक्रेता के अधिकार होंगे, यानी कि जो देने वाला विक्रय करता है तो वही विक्रय के अधिकार होंगे, और जो ले रहा है यानी कि प्रॉपर्टी क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, तो उस तरीके से क्रेता के अधिकार और दायित्व उसके पास हो जाएंगे। अब ये अधिकार और दायित्व हमें कहाँ मिलेंगे, ये अधिकार दायित्व आपको सेक्शन 55 में मिल जाएंगे। तो जो विक्रय और क्रेता के लिए अधिकार दायित्व, वही अधिकार दायित्व यहाँ पे एक्सचेंज की पार्टियों को लिए होंगे। इनके लिए अलग से सेक्शन ना डालना पड़े, कुछ चैप्टर ना बढ़े, इसलिए भाई 55 पढ़ लेना, और विक्रय की जगह अपने एक्सचेंज करने वाले का और जो जिसको एक्सचेंज मिल रहा है उस व्यक्ति, दोनों के नाम डाल देना, हो जाएगा भाई क्लियर।
यानी कि 121 में क्या है, 121 में एक्सचेंज के बारे में है। एक्सचेंज मतलब कि कोई चीज़ अदला बदली हम करते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसी के बारे में है। तो भाई इसको समझते हैं क्या है, धन के विनिमय, यानी कि आपका पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है। धन के विनिमय पर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन की असली होने की तत्द्वारा वारंटी देता है। बस इतना सा सेक्शन था। मतलब क्या हुआ, यदि आप धन यानी कि पैसे का एक्सचेंज करोगे, लेकिन वो जिस चीज़ का एक्सचेंज करोगे वो एक धन है, क्या है, वो एक पैसा है, पैसे का आप लेन देन कर रहे हो। तो जब भी आप पैसे का एक्सचेंज करोगे तो आप एक वारंटी दोगे, एक तरह से वारंटी दी जाएगी कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो असली हैं, और सामने वाला बोलेगा कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो असली हैं। तो एक तरह से वारंटी दी जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ मनी, यदि मनी का एक्सचेंज किया जाता है तो दोनों पक्ष अपने द्वारा दिए गए मनी की असली होने की वारंटी उसमें होती है हमेशा, ठीक है। यदि नकली निकलते हैं तो दूसरे के प्रति बाउंड होंगे, एक दूसरे के प्रति वो बाउंड होंगे, ठीक है, सीधी बात है। एक एग्जांपल भी देता हूँ भाई, जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है कि राम और श्याम 1000 रुपये आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। राम ने श्याम को 1000 रुपये दिए और श्याम ने राम को 1000 रुपये दिए, आपस में बदल दिए। अब क्या हुआ, इस लेनदार में राम यह वादा करता है कि उसने 1000 रुपये दिए हैं, वे असली हैं, और श्याम यही दावा करता है कि उसने जो 1000 रुपये दिए हैं वो असली हैं, वे असली हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, ठीक है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि पैसे के आदान प्रदान के दौरान हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि वह जो पैसा दे रहा है वह असली है। दोनों के द्वारा एक दूसरे को वारंटी टाइप की दी जाती है भाई, कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो वो असली मान लिया जाता है कि तुम असली ही दोगे, क्योंकि यहाँ क्लियरली कहा गया है दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि तुम असली नहीं दोगे, नकली पकड़ा दोगे, तो भाई तुम्हारा दायित्व बन जाएगा, तुमसे वापस देने पड़ेंगे, क्षतिपूर्ति जो नुकसानी हो जाएगी, नुकसानी भरनी पड़ेगी। तो भाई एक दूसरे के प्रति वारंटी होती है असली होने की। तुम नकली नहीं पकड़ा दोगे बाई चांस, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 121 था भाई, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है एक्सचेंज का। मैंने डीपली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। पिछली वीडियो देख सकते हो, 119 118 वो ज़्यादा देखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 120 भी देखना चाहते हो वो भी देख लेना, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।